Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu analysis for 29th of May 2026। 29 मई 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। कंटेंट अब हम रेगुलर बनाएंगे और मुझे ये गारंटी है कि जब हम कंटेंट बनाएंगे तो हमसे अच्छा कोई नहीं बनाएगा। तो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है पावर शिफ्ट इन कर्नाटका एज सीएम स्टेप्स डाउन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है ना। ही हैज गिवन हिज रेजिग्नेशन एंड द पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज डेप्यूटी डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार के पास पावर जाएगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि जब क्या होता है सीएम जब रिजाइन कर देता है, जब सीएम रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स रिजाइन, है ना। एक तरह से रिजाइन नहीं होती है। होता क्या है फिर इसके बाद गवर्नर जो रहता है वो मेजोरिटी पार्टी को फिर इनवाइट करता है कि आप गवर्नमेंट बनाइए। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है अगेन द पार्टी विल बी दैट ओनली। तो वहां से फिर जो उनका लीडर रहता है फिर वो अगेन आता है एंड ही विल हैव टू डू अ फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट मतलब कि ही विल हैव टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो मेजोरिटी प्रूव करने के बाद फिर उनको सीएम दोबारा डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 है। ये आप एक बार देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए कि आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। फ्लोर टेस्ट बाकी आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या होता है। सिद्धारमैया के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि इट वाज हिज सेकंड टर्म इन द ऑफिस। फर्स्ट was from 2013 to 2018 and the second began in May 2023, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारमैया, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। चंद्रयान 2 फाइंड्स आइस एज एट द लूनार साउथ पोल। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो चंद्रयान 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, कब क्या हुआ था। तो चंद्रयान 2 का जो लॉन्च हुआ था वो जुलाई 2019 में हुआ था। और ये जो है ये लैंडिंग जो करने का कोशिश किया था, सॉफ्ट लैंडिंग करने का कोशिश किया था, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। विक्रम लैंडर का आपने नाम सुना होगा, है ना। एंड सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी साउथ पोल में, लेकिन ये सेकंड चंद्रयान 2 मिशन में याद करिएगा कि मून के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, बट हुई नहीं थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, क्रैश लैंडिंग हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन भी चला गया था वापस, फिर कम्युनिकेशन बाद में रिगेन हुआ। अब चंद्रयान 2, यही चंद्रयान 2 अपना जो इसने डेटा दिया है रिसेंटली, उसमें ये इसने रिवील किया है कि सब सरफेस वाटर आइस, सब सरफेस मतलब सरफेस के थोड़ा सा अंदर वाटर और आइस पाए गए हैं मून के साउथ पोल में, ठीक है ना। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। और जो पोलार रीजन है मून का, उसका जो यूज है वो बहुत अलग तरीके से किया जा सकता है आफ्टर दिस डिस्कवरी। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जो बेसिकली था उसमें एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार DFSAR था। उसी DFSAR के थ्रू ये चीज पता लगाई गई। तो ये भी आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एंड चंद्रयान 2 के बारे में मैंने आपको बाकी चीज बताई थी कि ये 2019 में लॉन्च हुआ था। सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था बट क्रैश लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। तो ये आपको याद रखना है। सब सरफेस वाटर एंड आइस, इसका कॉम्बिनेशन मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगली न्यूज जो है वो है बेसिकली बहुत अच्छी न्यूज है एक। ये जर्मन एंड डच यानी नीदरलैंड, दे आर सेट टू दे आर रेडी टू सेट अप अ नेटो बाल्टिक कमांड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको। जर्मन यानी जर्मनी प्लस डच, डच यानी नीदरलैंड्स, दोनों मिलकर के एक 1GNC नाम से एक शेयर्ड कमांड सेंटर बनाने जा रहे हैं। 1GNC नाम से एक शेयर्ड कमांड सेंटर बनाए। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको कौन सा है। 1GNC। अब ये है कमांड सेंटर किसका रहेगा? एक्चुअली ये नेटो का कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा, कंबाइंड नेटो कमांड सेंटर के रूप में काम करेगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों? बाल्टिक कंट्रीज वो कंट्रीज है जो रशिया के आसपास है ना, रशिया से उनका बॉर्डर रहता है। बाल्टिक कंट्रीज में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें आपको पता होना चाहिए लिथुआनिया इसमें कंट्री आती है, लातविया, एस्टोनिया, ये कंट्रीज जो है ये बाल्टिक रीजन में आती हैं। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, एंड दे आर वेरी क्लोज टू रशिया एज वेल। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेटो आप सबको पता है बनाया ही इसलिए गया था ताकि उस समय जो यूएसएसआर था, देन यूएसएसआर,
उसको काउंटर किया जा सके। तो आज वो यूएसएसआर केवल रशिया रह गया है ना। एंड उसी रशिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन में अटैक चल रहा है रशिया का एंड ऑल, तो इस गर्मा गर्मी के चक्कर में नेटो ने अपना एक कमांड सेंटर बना लिया ताकि वहां से जल्दी से जल्दी अगर कोई टेंशन होती है, कोई थ्रेट आती है, तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया जा सके या फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय किया जा सके। 50,000 के आसपास फोर्सेस भी रखी जाएगी नेटो की वहां पे। तो दिस इज हाउ दे विल मेंटेन दिस कमांड सेंटर, जॉइंट कमांड सेंटर, ठीक है ना। एंड टेंशंस हैव बीन राइजिंग अप स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन वॉर। तो 1GNC जो है उसमें भी काफी मददगार रहेगा। तो जो 1GNC याद रखेगा, जर्मनी नीदरलैंड कमांड सेंटर है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे न्यूज और थी कि ईरान यूएस इन टेंटेटिव सीज फायर डील अवेट्स ट्रम्प अप्रूवल। तो ये डील में क्या क्या है अभी हमको नहीं देखना है, वी विल नॉट सी दैट, याद रखिएगा। एक बार ये हो जाए उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही फेमस शायर बशीर बद्र जी, हु हैज वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उर्दू इन 1999, उनका देहांत हो गया। तो बशीर बद्र तो अब मतलब काफी फेमस है, इनका बहुत नाम चलता है ना। अब जैसे उस समय उस जमाने में मिर्जा गालिब लोगों का नाम था, तो कंटेम्प्रेरी में मिर्जा गालिब जी के लेवल के हैं कि नहीं है, ये तो बहुत बड़ा डिबेट रहता है। बट उन ये सब महान लोग हैं, ये महान लोगों में कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। उनका एक कलेक्शन है आस नाम से, जिसमें 69 गजल्स हैं, जिसमें उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था उर्दू में 1999 में, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। इनकी बहुत फेमस शायरी भी है कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो बहुत फेमस फेमस शेर हैं। अगर बशीर बद्र को आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जरूर, बहुत फेमस है। आगे देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है हेल्थ में आएगी। 1 पेयर ऑफ फीट वुमेन वर्क इन ट्यूबरकुलोसिस इन मुंबई। अब ये जो न्यूज है क्या है, सबसे पहली बात, इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस किस तरीके से वुमेन को और ज्यादा अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। केवल मेडिकली इंपैक्ट नहीं करता है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड इमोशनली भी इंपैक्ट करता है। अब ये कैसे और क्या है, अगर आप बोलेंगे भैया ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट तो फ्री है, तो फ्री है तो, लेकिन उसमें बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है। याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट फ्री है, लेकिन बहुत सारी इन्वॉल्व हिडन कॉस्ट रहती है, डेली स्ट्रगल्स रहते हैं, जो कि नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। सबसे पहली चीज जो ऑथर ने बोली वो ये है कि देखो, वुमेन के साथ बहुत सारी चीजें हैं। वुमेन एक अनपेड वर्क करती हैं, घर में कई बार केयर वाले काम करती हैं। ऐसे में अगर उनको ट्यूबरकुलोसिस होता है तो बहुत सारे स्टिग्मा उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। एंड वुमेन जो रहती हैं बहुत दिनों तक अपने सिम्टम्स को इग्नोर भी करती हैं। सिम्टम्स इग्नोर करेंगी, ट्रीटमेंट में कई बार लापरवाही रहती है। और वुमेन के केस में तो बहुत ज्यादा, स्पेशली क्योंकि वो अपने इतने काम में इन्वॉल्व रहती हैं घर के दूसरों की केयर करने में, कि वो अपनी केयर नहीं कर पाती। और ऐसे में फिर वो जो उनका नॉर्मल टीबी भी होगा तो वो फिर MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी है फाइनेंशियल बर्डन। अब किसी महिला को ट्रीटमेंट कराने जाना है तो वो ट्रेवल कॉस्ट लगेगी। उनके, अगर वो सपोज करो लेबर वर्ग की कोई महिला है, अगर वो दिखाने चली गई तो उसका डेली वेज का लेबर लॉस्ट वेजेस जाएगा, है ना, टाइम उसको स्पेंड करना पड़ रहा है। तो दीज आर द हिडन कॉस्ट्स, जो कि वो फ्री में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उससे कहीं ज्यादा दिखता है फ्री है, ठीक है। इसके अलावा जेंडर रोल्स भी हैं, क्योंकि वुमेन डू अनपेड वर्क, हाउस वर्क, केयर गिविंग का काम करती हैं, उनकी इनकम कम रहती है, लेस इंडिपेंडेंस, दे फेस स्टिग्मा एज वेल। एंड कई बार उनको जॉब लॉस का भी खतरा रहता है और फैमिली रिजेक्शन का भी खतरा रहता है। तो ये भी एक हिडन कॉस्ट है जो इन्वॉल्व है, जो कि दिखती नहीं है ऊपर, है ना। बट द वुमेन फेस दीज इश्यूज। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो हम एडिटोरियल पार्ट में डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम सेफ थिंकिंग। ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आर्टिकल में बेसिकली ये कहा गया कि जो हमारे प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम है, या जो जहां पे भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, डेटा सिक्योरिटी की आवश्यकता है, ठीक है, कुल मिलाकर समझना ओवरऑल क्या कहना चाहता होता। जो हमारे प्रेजेंट के बैंकिंग सिस्टम है या ऐसे सिस्टम है जहां पर भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वो सारे जो इनक्रिप्टेड है, देयर इनक्रिप्शन इज वेरी ओल्ड फैशन, है ना, ओल्ड फैशन इनक्रिप्शन है, ठीक है। अब ओल्ड फैशन इनक्रिप्शन में दिक्कत क्या होती है कि ऑब्वियस सी बात है, उसको नॉर्मल सिस्टम से तो नहीं ब्रेक किया जा सकता, लेकिन पावरफुल जब क्वांटम मैकेनिज्म, क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुकी है, तो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू उसको ब्रेक किया जाना बहुत आसान है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से अपने व्हाट्सएप, ईमेल, बैंकिंग, इन सबको फ्यूचर रेडी बना सकते हैं। क्योंकि अभी जो क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। याद रखिएगा, प्रेजेंट में जो इसको इनक्रिप्ट करने की टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं पब्लिक
की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और अभी ये फ्यूचर रेडी नहीं है। ऑथर का ये कहना है कि जो करंट लॉक्स हैं वहां पे डेटा बहुत इजीली लीक हो सकता है, बहुत इजीली क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू उसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये केवल फ्यूचर का डेटा, फ्यूचर का डर नहीं है, ये प्रेजेंट डर भी है। क्यों? कई बार हैकर्स जो है वो इनक्रिप्टेड डेटा को स्टील कर सकते हैं और बाद में जब क्वांटम कंप्यूटर और पावरफुल है तो उनको डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो डेटा चोरी आज कर लेंगे, डिक्रिप्ट बाद में कर लेंगे, ऐसा डर भी है। तो ये थ्रेट जो है न केवल फ्यूचर की थ्रेट है बल्कि इमिनेंट थ्रेट है, प्रेजेंट में थ्रेट है। तो ऐसे में करना क्या है? करना यह है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की आवश्यकता है, पीक्यूसी जिसको बोलते हैं। इट्स अ न्यू टाइप ऑफ इंक्रिप्शन दैट इवन क्वांटम कंप्यूटर्स कांट इजीली ब्रेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी करने की जरूरत है, या क्यूकेडी, एक और मेथड यहाँ पे क्यूकेडी है, जो क्वांटम की ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है ना। हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से आप और ज्यादा सिक्योर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि एक ईयर है 2030, इसको क्यू डे उन्होंने कहा है। क्यू डे यानी कि जैसे मेडे होता है ना, वैसे क्यू डे बोलते हैं कि भाई तब तक क्वांटम कंप्यूटर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो इजिली इसको ब्रेक कर लेंगे। तो तब उससे पहले हमको अपना ट्रांसफर या शिफ्ट कर देना है। अगला आर्टिकल है, विल इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉल्व द पेंडेंसी प्रॉब्लम। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है रिगार्डिंग योर अभी रिसेंटली मई 17 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। ऑर्डिनेंस क्या था? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 34 to 38, ठीक है ना। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 34 से बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो नंबर है वो 38 कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका उन्होंने रीजन ये दिया कि भाई स्पीडी जस्टिस मिलेगा। तो इस आर्टिकल में सबसे पहली बात तो डिस्कशन ये किया गया कि क्या ऑर्डिनेंस की जरूरत थी। तो ऑथर का कहना है कि नहीं, ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं थी। पार्लियामेंट ऑलरेडी अभी कुछ वीक्स में ही कन्वीन होने वाली है। ऐसे में गवर्नमेंट नॉर्मल लॉ पास करके भी इसको कर सकता था, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी ये किया जा सकता था। अगर आपने ऑर्डिनेंस पास करके अफरा तफरी में तुरंत कर दिया तो ये ज्यादा डाउट्स या ज्यादा आइज रेज करता है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या केवल और केवल नंबर बढ़ाने से पेंडेंसी कम हो जाएगी? तो ऑथर का कहना है कि नो, नेसेसरली नॉट। क्यों? क्योंकि इशू जो है पेंडेंसी का वो नंबर्स के कमी के कारण नहीं है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हैं, स्पेशली जो स्पेशल लीव पिटीशंस जो एसएलपीज आती हैं आर्टिकल 136 के अंतर्गत। बेसिकली वो ओरिजिनली उनका ये था कि बहुत रेयर होनी चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट एसएलपीज भी चली जाती हैं, ठीक है ना। वेरी लार्ज चंक ऑफ केसेस आते हैं जो कि बर्डन को बढ़ा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील के रूप में भी काम करता है। तो अब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में काम करता है, इट्स द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एज वेल। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी बहुत सारी अपील्स आती हैं। लेकिन ऑथर का सजेशन ये है कि भैया केवल इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस हो या रूटीन अपील्स को ना ले सुप्रीम कोर्ट, तब पेंडेंसी कम होगी। अगर अदरवाइज ये 34 से 38 नंबर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि ज्यादा जजेस अगर बढ़ेंगे तो ज्यादा बेंचेस बनेंगी। अगर ज्यादा बेंचेस बनेंगी तो मोर कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स विल बी देयर, और कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स विल भी होंगे, है ना। क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग तरीके से, बेंचेस अलग अलग तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करेंगी, इससे कंफ्यूजन भी बढ़ेगा। और एक केस के फिर उसकी रिव्यू पिटीशन, फिर क्यूरेटिव पिटीशन, तो उससे और डिले होने की संभावना है। तो दीज हैज बीन द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड। करना क्या है? करना जो मैंने आपको बताया कि भाई अपील्स थोड़ा लिमिटेड लो, रेयर केसेस को ही अपील के फॉर्म में लो, एसएलपीज को थोड़ा रेयर करो। ऐसा नहीं कि कोई भी एसएलपी 136 आर्टिकल के अंतर्गत आई तो आपने उसको ले लिया। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कोल गैसिफिकेशन कैन हेल्प सब्सटीट्यूट इंपोर्ट ऑफ अप टू ₹3 लाख करोड़। तो यहाँ पे जी किशन रेड्डी का कहना है कि भाई कोल गैसिफिकेशन करेंगे तो बहुत इंपोर्ट हमारे घर जाएंगे। कोल गैसिफिकेशन होता क्या है? तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें कोल को कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में। द फाइनल प्रोडक्ट इज सिन गैस। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रोसेस में होता क्या है और दूसरी चीज सिन गैस क्या होती है, ठीक है। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस, यहाँ कोल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू गैस इंस्टेड ऑफ बीइंग बर्न्ड डायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली नहीं जलाते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और स्टीम देते हैं। लिमिटेड ऑक्सीजन प्लस स्टीम, इससे फ्यूल गैस बनती है। फाइनल प्रोडक्ट जिसको हम सिंथेटिक गैस या सिन गैस कहते हैं, इट्स द मेन प्रोडक्ट। सिन गैस में होता क्या क्या है? हाइड्रोजन,
कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन CH4। तो ये है आपका सिनगैस का फॉर्मूला। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे समझ में आ गया होगा आपको। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट है। शंग्रीला डायलॉग कहाँ होता है? सिंगापुर में होता है। एक सिक्योरिटी डिफेंस डायलॉग है। इंडिया में भी इसका एक वर्जन है रायसीना डायलॉग का, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.